तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, कुल समय आपको दिया गया है 60 सेकेंड 60 मिनट का समय दिया गया है और 60 क्वेश्चन आपके सामने जो है हम दे रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। आप देख सकते हैं, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। एक अगर स्वस्थ आँख है, यानी अगर आँख अच्छा खासा है, उसमें कोई रोग नहीं है, तो उसकी दृष्टि अधिकतम कितनी होती है, यानी वह कहाँ तक देख सकती है। ऑप्शन आपके सामने है 25 सेंटीमीटर तक, 0 तक, 250 सेंटीमीटर, अनंत तक। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। अगर कोई भी आँख अगर अच्छा है, खासा है, अगर ख़राब नहीं है, तो वह अनंत तक देख सकती हैं। अब दोस्तों रह गया अगला क्वेश्चन, देख लेते 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। यानी लेंस की क्षमता के बारे में बताना है, उस क्षमता के बारे में जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह क्या कहलाता है, यानी फोकस दूरी को छोटा बड़ा कर लेता है। ऑप्शन है समंजन क्षमता कहलाता है, लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, सिलियरी पेशियाँ सिकुड़ जाती। दोस्तों आपके पास समय काफ़ी है, 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल जरूर कमेंट कीजिए। और 2023 के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी 2023 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इस तरह के वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों गारंटी कहते हैं कि अगर 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेशन मेरा देख लिए, तो निश्चित रूप से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, क्योंकि सारे के सारे VVI क्वेश्चन ही हम इस सेशन में लेकर के आते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ये समंजन कहलाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम निम्न में से किस रंग का खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। निम्न में से किस रंग का खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है दोस्तों। ऑप्शन में नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए, जय महाकाल। जी जी, देखिए सही आंसर मार रहे हैं, एकदम सही बाबू, एकदम पप्पू दिलशान, एकदम सही। देखिए सब आते ही सही सही आंसर मार रहा है। आप भी मारिए, जल्दी जल्दी कीजिए। जो भी आ रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिए, अपना नाम सबसे पहले लिख दीजिए और जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कर दीजिए। पूछ रहा है कि निम्न में से किस रंग का खतरे के सिग्नल के उपयोग होता है। खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है किस क्या, नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग। तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी मार दीजिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। कमेंट कीजिए, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं वो भी कमेंट कीजिए। और देखिए ये, हाँ रजनीश, राकेश, सभी सही सही मार रहे, एकदम सही बाबू, जैसी मारो। जय महाकाल, जय महाकाल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है। कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। देखिए, चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है, 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा में, यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो भी बिहार के सभी एग्जाम में लगभग पूछे आते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है उत्तल लेंस, अवतल, समतल, सभी। चलिए जल्दी जल्दी मार दीजिए। हाँ जिसानुल सही मारा है, एकदम सही मारा जिसानुल। अल्ताफ, रोशनी, सब सही मारा है। देखिए एकदम धराधर। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, मारते रहिए। जय महाकाल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, छठा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, यानी कोई भी चीज़ को अच्छा से देखने के लिए, स्पष्ट रूप से देखने के लिए कम से कम कितनी दूरी होती है दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 25 मीटर इसका पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, तो तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। जो भी आंसर आपको सही लगता है ABCD लिख करके कमेंट कीजिए। अगर पहला आंसर सही है तो A लिखिए, दूसरा सही है तो B लिखिए, तीसरा सही है तो C लिखिए और चौथा सही है तो D लिखिए। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूनतम दूरी के बारे में पूछ रहा है स्पष्ट दर्शन के लिए, तो सही आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि C ऑप्शन है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों वही क्वेश्चन है, उसका उल्टा है। इससे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा है, अब दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है। कौन सा लेंस लगा करके दूर दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, उसके आधे बेलनाकार लेंस। जल्दी से बताइए। जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। कमेंट जरूर करते रहिएगा, जो भी आंसर आपको लग रहा है सही है ABCD लिख करके जो है कमेंट कीजिए। चलिए दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर आप हमारे क्लास को किए होंगे, नेत्र मानव नेत्र वाला क्लास अगर किए होंगे ऑनलाइन जो पढ़ाए हैं, तो उसमें आप लोग को समझाए हुए तो बहुत अच्छा से अवतल लेंस उत्तल लेंस को पहचानने का ट्रिक दिए थे, जिसमें देख करके ही आप जैसी क्वेश्चन सुनिएगा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आपको तुरंत जो है समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट साइंस वाला में जाकर के देखिए, बहुत सारा वीडियो आपको पढ़ा हुआ है। क्लास सभी मतलब चैप्टर का पढ़ा हुआ है, हिंदी का भी पढ़ा हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं हमारे और वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, सी ऑप्शन है वलयाकार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जय महाकाल दोस्तों। देखिए उजाला मार दी, एकदम सही मारी बेटा है उजाला। हाँ रंजीत एकदम सही, एकदम सही, ऐसी मारते रहो, एकदम सही, आते ही मार दिया छक्का। देखिए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मानव नेत्र में जो पाया जाता है उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। नेत्र माने आंख होता है, लोग को आप लोग पता है। कहता है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है यानी नजदीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस आंख में कौन सा दोष होता है आप लोग को बताना है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। समय आपको हम बहुत दे रहे हैं क्योंकि 60 मिनट का समय है, 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट बहुत होता है दोस्तों मैट्रिक बिहार बोर्ड में। चलिए जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, तो चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख सकता उसमें जो है दूर दृष्टि दोष होता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए ऐसे ही मारते रहिए, आते रहिए, जब भी आते हैं जो भी आ रहे हैं जब पहले अपना कमेंट कीजिए, अपना नाम बताइए और आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहा जाता है। परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र पटल, रेटिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहा जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। पुतली कहते हैं, नेत्रपटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, परितारिका कहते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं सभी कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा सेशन, इसी तरह के जो है प्रत्येक चैप्टर का वीडियो लाइए। तो जी हाँ, आप ही के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आपको जो है प्रत्येक चैप्टर ही नहीं प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव इस तरह का सेशन ला रहे हैं ताकि आप लोग जो है इसे प्रैक्टिस कर सके और एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटे। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हम बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परितारिका कहते हैं दोस्तों, परितारिका। कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसको परितारिका कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी आंख में जो प्रकाश मतलब प्रवेश करता है आंख में, जब कोई भी चीज को हम देखते हैं तो उसको उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। यानी कि जो कभी प्रकाश हम ज़्यादा देखते हैं कभी कम देखते हैं तो हमारा आंख जो मतलब कि उसको सेट कर लेता है देखने के लिए, तो उसको कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है नेत्रोद, पक्षमाभी पेशिया, पुतली, लेंस। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, समय आपके पास हम बहुत दे रहे हैं क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन पर है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लिए। चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं, नेत्रोद, पक्षमाभी पेशिया, पुतली, लेंस। आंसर बहुत ही इजी है, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, पुतली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
क्वेश्चन देख लीजिए कितना अच्छा है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन में है सामान्य कोशिका, प्रकाश सुग्राही कोशिका, उसके बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकाश सुग्राही कोशिका। दोस्तों आप लोग को बता दें कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में जो कोशिका पाई जाती है वह प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। इसका सही ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र यानी मानव यानी मनुष्य का एक आंख, दोस्तों एक आंख की बात करें, एक आंख, कोई एक आंख, या तो ये आंख ये वाला ले लीजिए या इस साइड वाला ले लीजिए, यानी एक आंख से कितना क्षेत्र को देख सकता है। तो 160 डिग्री का क्षेत्र, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री। दोस्तों याद रखना दोनों आंख की बात नहीं करा, सिर्फ एक आंख की बात करा। एक आंख, मानव की जो एक आंख होता है मनुष्य का, वह कितना डिग्री क्षेत्र को देख सकता है। 160 डिग्री, 180 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी फंसते हैं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, चलिए बबली एकदम सही मारी है, एकदम सही बेटा, एकदम सही। इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, हमको मालूम है, आप पास कीजिएगा अच्छे नंबर से। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। मानव के दोनों नेत्र की दृष्टि क्षेत्र क्या होगा। दोस्तों एकदम सिंपल, इससे पहले पूछा मनुष्य के एक आंख के बारे में पूछा है, यानी मनुष्य का एक आंख कितना डिग्री क्षेत्र को देख सकता है। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर जो है, मानव के दोनों आंख, ये दोनों आंख कितना डिग्री क्षेत्र को देख सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन में 150 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री, 120 डिग्री। दोस्तों आप लोग को बता दें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसका शिकार किया जाता है, उसके जो है वह पीछे से भी आँख होता है, ऊपर से वह क्या करता है, तो वह पूरे 180 डिग्री को 360 डिग्री को देख सकता है। लेकिन मनुष्य के दोनों आँख कितना डिग्री देख सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। मनुष्य जो है दोनों आँख से 180 डिग्री, और एक आँख से बात कहेगा दोस्तों तो 150 डिग्री हो जाएगा, जो पहला वाला ऑप्शन है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लिए, 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, पक्षमावी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, उसके बाद है नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, सभी कथन सत्य है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप चारों के चारों ऑप्शन देख लिए, इसका सही जो है ऑप्शन जो होगा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जरा दूरदृष्टिता क्यों उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, पक्षमावी पेशियां धीरे धीरे सबल हो जाती है, नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, सभी कथन सत्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सही आंसर जो हो जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही, एकदम करेक्ट होगा बेटा, एक ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन में है दम्य का रोगी, ऑप्शन बी में है मधुमेह का रोगी, ऑप्शन सी है ऊपर के दोनों सही है, और ऑप्शन डी है संक्रामक रोग से पीड़ित। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आंख दान कर सकता है। ऑप्शन ए में है दम्मे का रोगी, अगर किसी व्यक्ति को दम्मा का रोगी है तो क्या वह आंख का दान कर सकता है। अगर वो मधुमेह है यानी चिनिया बीमारी है तो क्या वह आंख को दान कर सकता है, या उपर्युक्त दोनों दान कर सकता है, दम्मे के रोगी भी और मधुमेह का रोगी भी। और उसका 4 नंबर ऑप्शन में है संक्रामक रोग से पीड़ित आदमी नेत्रदान कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका सही कमेंट किए कि नहीं किए पता नहीं, लेकिन हम इसका सही आंसर बता देते हैं कि अगर दम्मे का रोगी हो, मधुमेह का रोगी हो, सभी के सभी जो है नेत्रदान कर सकते हैं, परंतु संक्रामक रोग से पीड़ित लोग नेत्रदान नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें पूछा कौन कर सकता है, तो दम्मे का रोगी भी कर सकता है, मधुमेह का रोगी भी कर सकता है, यानी उपयुक्त दोनों सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। निम्न में से
उसमें था कि नेत्रदान कर सकते, उसके बारे में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति है जो नेत्रदान को कर सकता है? ऑप्शन में है एड्स से पीड़ित, दमे से पीड़ित, मधुमेह से पीड़ित, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसमें से कौन व्यक्ति है जो आँख अपना दान नहीं कर सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर बता देते हैं। जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होते हैं वह व्यक्ति आंख का दान नहीं कर सकता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं कि दमा से पीड़ित व्यक्ति और मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति आंख को दान कर सकता है, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन जो एड्स से पीड़ित यानी संक्रामक रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होंगे वह नेत्रदान नहीं कर सकता। और एड्स क्या है? एक संक्रामक रोग ही है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? यानी जो देश विकासशील है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उनमें कहता है कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं? ऑप्शन ए में है 4 करोड़, ऑप्शन बी है 5 करोड़, ऑप्शन सी है 3.5 करोड़, ऑप्शन डी है 10 करोड़। जल्दी से जल्दी सोच के बताइए और कमेंट कीजिए। ए बी सी डी जो भी सही आप लोग को लग रहा है, जो आप 10वीं में पढ़े हैं उसको सही सही जो है जवाब लिख सकते। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। 3.5 करोड़ व्यक्ति जो है किसी भी विकासशील देशों में अभी के सर्वे के अनुसार जो है दृष्टिहीन है, यानी कि अंधे का शिकार है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, यानी उस झिल्ली को क्या कहते हैं जिस झिल्ली से होकर के प्रकाश प्रवेश करता है? एक पतली सी झिल्ली है दोस्तों। ऑप्शन ए है नेत्र पटल कहते हैं, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है परितारिका, ऑप्शन डी है पुतली। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ गया है। अब बहुत कम है, मतलब कि 3/3 कहे तो एक तरह से 20 या 60 होता है, तो 20 क्वेश्चन खत्म हो गया है, 40 क्वेश्चन और बाकी है। आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है, क्योंकि जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा उतना ही अच्छा आपको तैयारी होगा दोस्तों। जो विद्यार्थी बहुत जल्दी कमेंट कर देता है, इसका मतलब वह पढ़ने में बहुत तेज है और अच्छा नंबर से वह पास कर सकता है बिहार बोर्ड में। अगर 60 में 60 क्वेश्चन जो सही कर देते हैं, हमारा जो भी सेशन हम देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन सेशन का अगर आप पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव आप मान रहे हैं, सभी सेशन का अगर 100% आप स्कोर करें, तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप टॉप कर सकते हैं दोस्तों। साइंस में आप निश्चित रूप से 100 में 100 ला सकते हैं। चलिए, तो 60 क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। झिल्ली क्या कहते हैं? तो इसका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, परितारिका कहते हैं, इसका सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? एकदम सिंपल और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्वेश्चन है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? यह कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। ऑप्शन है काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है? जिसको पता है कमेंट करके बताइए, भाई अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग का दिखता है? चलिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, यानी कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन है काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही मारते रहिए आंसर। जो अच्छे अच्छे आंसर मारते हैं एकदम सही सही, वही बच्चा तो अच्छा स्कोर कर पाता है मैट्रिक बिहार बोर्ड में। देखिए, क्वेश्चन कोई भी भारी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है दोस्तों। अगर इस तरह का इजी क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं आप, हमारे वीडियो देख करके या किसी बुक से भी तैयारी कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला कैसा दिखता है? ऑप्शन है गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है, उस समय सूर्य का गोला दिखता है किस प्रकार का? गोलाकार दिखता है, अंडाकार दिखता है, चपटा दिखता है, घनाकार दिखता है। चलिए, जल्दी से जल्दी मार दीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल कमेंट करते रहिए दोस्तों। ए बी सी डी जो भी आपको आता है कमेंट करते रहिए, जय महाकाल। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चपटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण यानी किस वर्ण का मतलब रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? यानी बड़ा का मतलब सबसे अधिक, यानी कौन से रंग ऐसा है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। दोस्तों आप लोग को पता है अभी जो है 10th और 9th का एग्जाम भी चल रहा है स्कूल में, तो अगर आप इसका सेशन करते तो और अच्छा है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
आपको पूछा है कि कौन ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है। चलिए जल्द से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। प्रकाश का 24 नंबर क्वेश्चन है 24। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, नीला, हरा, तीनों। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा प्रकाश के बारे में, जब वर्ण विक्षेपण आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि प्राथमिक वर्ण होता है, द्वितीयक वर्ण होता है। इस तरह से जो है रंगों को मिला करके जो रंग बनाया जाता है उसका अलग अलग नाम दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, इस प्रकार से। तो इसमें पूछा गया है प्राथमिक वर्ण कौन सा है, लाल, नीला, हरा, तीनों। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। 24 क्वेश्चन हमारा जो है ये इसके साथ समाप्त हो जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीनों, लाल, नीला, हरा, तीनों को मिला करके प्राथमिक रंग बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन है टिंडल प्रभाव, क्रिंटल प्रभाव, दोनों और कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए और ऑप्शन भी देख लिए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टिंडल प्रभाव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? ऑप्शन में है प्रकाश के विक्षेपण के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, तीसरा ऑप्शन है माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम होने के कारण, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताइए इंद्रधनुष कैसे बनता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बिहार बोर्ड में इससे अति लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंद्रधनुष से। इंद्रधनुष बनता है किस प्रकार से बनता है? अगर आपको दीर्घोत्तरीय पूछता है तो इसको जो है 300 से 250 शब्दों में लिखना रहता है, पूरा इंद्रधनुष बनने का तरीका समझाना रहता है। अति लघुत्तरीय में अगर पूछता है तो एक लाइन या एक शब्दों में आंसर देना रहता है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन टिक लगा करके आपको आंसर देना है। चलिए तो इसका सही आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है? यानी सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? रक्ताभ का मतलब होता है सूर्य का रंग खून जैसा लाल, रक्त के समान। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों होता है? ऑप्शन बता देते दोस्तों। बहुत सारे दोस्त इंतजार करते रहते हैं कि सर ऑप्शन पढ़ के सुनाइए। चलिए ऑप्शन पढ़ देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। यानी सूर्योदय का मतलब सूर्य उगने के समय, और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य डूबने के समय। सूर्य रक्ताभ का मतलब होता है खून जैसा लाल क्यों होता है? चारों के चारों ऑप्शन आपको पढ़ के सुना दिए। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर बता देते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो रक्ताभ होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए ग्रीन कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है खतरों के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? खतरों के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन में है तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण, लाल रंग का विचलन कम होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। खतरों के निशान के लिए लाल रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है? देखिए एक बंदा कमेंट कर रहा है कि लड़कियों से बचने का। देखिए क्या क्या कमेंट करते रहते। भाई पढ़ाई पर ध्यान कर लो, पढ़ाई अच्छा से कर लो ताकि अच्छा डिवीजन से पास कर जाओगे मैट्रिक में। चलिए खतरों के निशान के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन में है तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण, सी ऑप्शन है लाल रंग का विचलन कम होने के कारण, और इनमें से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ए आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है खतरों के निशान के लिए किया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है? अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तो अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, समय से पहले सूर्योदय यानी कि सूर्य उग जाता है, पृथ्वी पर रोशनी आ जाता है, और कभी कभी जो है सूर्य डूबने के समय लेट कर देता है, सूर्यास्त का समय लेट हो जाता है। अगर 5 बजे डूबना है तो 6 बज जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन में है वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन सी में है प्रकाश विक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आपको पूछा है कि सूर्य पहले क्यों उग जाता है और सूर्य डूबने में लेट क्यों कर देता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, यानी 50-50 इसके बाद हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 50 हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच यानी शीशा का प्रिज्म का प्रयोग, शीशे के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ जाइएगा पढ़ करके अच्छा से, तो उसका आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच यानी शीशा के प्रिज्म का प्रयोग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, हुक। जल्दी से जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 50-50 हम खत्म करने वाले हैं। 60 क्वेश्चन का जवाब देना है और 50-50 पर हम पहुंच गए हैं। 60 मिनट का समय था, 32 मिनट खत्म हो चुका है। सॉरी 32 मिनट हमारे पास बाकी है। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन ने स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रयोग, प्रिज्म का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। श्वेत रंग दोस्तों, उजला रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। श्वेत रंगों का निर्माण कितने रंगों से मिलकर हुआ? जो प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा उसको निश्चित रूप से पता होगा। प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जो पढ़ा होगा उसको निश्चित रूप से पता होगा कि श्वेत रंग के प्रकाश का जो बना है, यानी निर्माण हुआ, वह कितनों रंगों से मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सभी में पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर याद है तो जल्दी से जल्दी ABCD करके जो है ऑप्शन भेजिए, हमको कमेंट कीजिए। अगर याद नहीं है तो इसका आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा। चलिए वेट कर लेते हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश का जो निर्माण हुआ है 7 रंगों से मिलकर के हुआ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर जो बच्चे ध्यान नहीं देते पढ़ाई में उसको तो पता नहीं होगा भाई, जो ध्यान देते उसको निश्चित रूप से पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन का जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? पीला, हरा, लाल, बैगनी। 32 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, प्रिज्म से यानी स्पेक्ट्रम से संबंधित क्वेश्चन है। जो प्रिज्म में स्पेक्ट्रम बनता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा 7 रंग है, 7 रंगों का फैलाव और झुकाव अलग अलग होता है। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके। हम आपके पास बहुत समय दे रहे हैं दोस्तों, इसी तरह समय देंगे आपको। सभी चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, आराम से आप जो है इसका ऑप्शन जो है सोच समझ करके जो है दे सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आप देखते होइएगा यूट्यूब पर, जल्दी करता रहता है। उसमें क्या होता है कि हमको समय नहीं मिलता है ऑप्शन को पकड़ने के लिए, तो हम आपको सोचने का भी समय देते हैं। आप आराम से सोचिए और आराम से ABCD करके कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए भी समय दे रहे हैं, काफ़ी समय आपके पास होता है। चलिए हम इसका सही आंसर बता देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा C, लाल रंग का दोस्तों। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का C आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, उसके बाद है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार और पढ़ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, सोच करके जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हम आपके पास समय, कमेंट करने का भी समय आपको हम दे रहे हैं। कमेंट करके बताइए ABCD, कोई एक लिख करके आपको कमेंट करना है। चलिए, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या अगला क्वेश्चन। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यानी कि जब व्यक्ति, कोई भी मनुष्य बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसकी आयु यानी बढ़ती है, तो मानव की उसकी जो आँख है उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। तो इस दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चलिए जल्दी जल्दी सोचिए। 34 नंबर क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, जरा दृष्टि दोष। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जरा दृष्टि दोष। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना। उसके बाद का ऑप्शन है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। और तीसरा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना। चौथा ऑप्शन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो आप लोग को हम समय दे रहे हैं 1 से 1.5 मिनट। आराम से जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन भी आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद कमेंट कीजिए ABC, जो भी आपको सही लग रहा है। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ऑप्शन आपको देख लिए, ऑप्शन भी पढ़ने का समय दे दिए हैं। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही ईजी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जब अभिनेत्र लेंस बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, और यह उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन सा रंग है? लाल, पीला, बैंगनी, नीला। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन ऑप्शन बहुत छोटा छोटा है। जल्दी से पढ़ लीजिए। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे ज़्यादा झुकता है या फैलता है, वह कौन सा है? लाल, पीला, बैंगनी, नीला। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। जय महाकाल एक बार लिख दीजिए जी, जय महाकाल। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं जय महाकाल। चलिए, आप लोग भी जय महाकाल का नाम लेते रहिए और 10वीं क्लास का तैयारी करते रहिए। सावन का महीना है, तो जय महाकाल जरूर लेना चाहिए, जय महाकाल का नाम। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बता देते हैं। सबसे अधिक जो विचलित होता है वह रंग है बैंगनी। बैंगनी सबसे अधिक विचलित होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? दोस्तों, इससे पहले वाला जो हम वीडियो बनाए थे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें 80 क्वेश्चन दिए थे, उसमें भी यह क्वेश्चन था। उस वाले वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को जाइए देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻−8 मीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, ये वाला वीडियो हम जो है इससे पहले वाले जो वीडियो बनाए थे, जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, यानी कि फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, उसमें भी ये क्वेश्चन था। अगर उस वाले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप जो है चैप्टर बाय चैप्टर नाम के साथ साथ जो है आप लिंक को टैप कीजिएगा। जिस चैप्टर वाले नाम के नीचे का लिंक टैप कीजिएगा, उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू हो जाएगा। आप उस सेशन को भी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, एक सेशन एक ही दिन करना है, वीडियो 1 से 2 बार देखना है। निश्चित रूप से सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से जय महाकाल के नाम से नाम लेकर के आप लोग धमाल मचा दीजिएगा।
चलिए तो इसका ऑप्शन देख लिए, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁻8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻−8 मीटर प्रति सेकेंड, और लास्ट जो ऑप्शन है 3 × 10⁻18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। कॉर्निया है, कॉर्निया द्वारा लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से जल्दी ऑप्शन लगा दीजिए, ए बी सी डी। 4 ही ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही आपको लिखकर कमेंट करना, जय महाकाल का नाम लेना है। और बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में इस बार जो है 450 पार यानी टॉपर बनने का जो है जज्बा रखना है। चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना समय आप लोगों को नहीं देगा। तो आपको अगर हमारे साथ तैयारी करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बॉल के बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो सेशन आए आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और जय महाकाल का नाम लेकर के जो है बिहार बोर्ड का इस बार जो है आर पार कर देना है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या होती है? ऑप्शन में आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा। चलिए दोस्तों आप लोग पढ़ लिए होइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन मारना है, सी ऑप्शन ही देख करके मारना है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 39 है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? 22 मिनट हमारे पास रह गया है और 39वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना और पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, अब नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना। तीसरा ऑप्शन, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना। चौथा ऑप्शन, सभी कथन सत्य है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिए, समय आपको हम दे रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, जय महाकाल का नाम लेकर के आपको ए बी सी डी लिख करके कमेंट कर देना है। चलिए बोलो एक बार जरूर कमेंट करो, जय महाकाल। 39 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, ग्रीन कर दिए। जल्दी जल्दी हराबत्ती पर जला दो और आप लोग भी ग्रीन करके रास्ता साफ करके चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। नेत्र में प्रवेश करने वाले यानी आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसके किरणों का अधिकांश यानी सबसे ज्यादा अपवर्तन कहाँ पर होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर ऑप्शन में है पहला ऑप्शन। इसके बाद का ऑप्शन है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर। इसके सी ऑप्शन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट मारिए, जय महाकाल, जय महाकाल दोस्तों। सभी कमेंट कीजिए और नाम लिखते रहिए। जो भी दोस्तों सेशन में आ रहे हैं, अगर नए हो तो आप नाम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो उड़ा दो बेटा, उड़ा दो, जल्दी जल्दी उड़ा दो। चलो ए बी सी डी लिख करके उड़ा देना इस क्वेश्चन को। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? चलो जल्दी जल्दी उड़ा दो। इसका सही आंसर देख लो, 40 का सही आंसर क्या है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन बेटा देख लो, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लो, अच्छा समझ लो। ऑप्शन देख लो क्या है, ऑप्शन इसका दिया हुआ देख लो दोस्तों। ऑप्शन क्या है? किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। बी ऑप्शन है किरण पुंज का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। सी ऑप्शन है प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है। और डी ऑप्शन है दिया गया कथन सत्य है, यानी तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसको कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। पहला ऑप्शन देख लिए, दूसरा ऑप्शन देख लिए, तीसरा ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन देख लिए हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा सही आंसर। किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? जय महाकाल, जय महाकाल देख दो, जय महाकाल लिख दो, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल का नाम लेते चलोगे, एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होता रहेगा दोस्तों, अच्छा से अच्छा तैयारी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है? ऑप्शन 41 का जल्दी से टिक मार्क करो, ए बी सी डी लिख करके।
चलिए तो इसका सही आंसर दोस्तों दिखा देते, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन कर दे। ओ सभी करा कर दे, यस यस यस, चलिए ग्रीन हो गया। किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन। किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है, तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। किरण किधर से आ रहा है, सारे के सारे दिखाई देने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है। प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है। इनमें से सभी उत्तर सही है। चलिए क्या उत्तर सही है क्या नहीं आप लोग कमेंट करना है। ABCD ऑप्शन देखना है और उसको जो है पार कर देना है, टिक कर देना है और जय महाकाल के नाम लेकर के उड़ा देना है। जो जितना जल्दी उड़ा देगा उतना ही जल्दी अच्छा जो है उसका प्रिपरेशन भी होगा और बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर भी आएगा। दोस्तों जो पढ़ने वाले होंगे वो तो अच्छा से करेगा ही, जो पढ़ने वाले नहीं होंगे इधर उधर घूम करके टाइम पास करते होंगे कि चलिए तुक्का मार देंगे और किसी तरह जो ऑब्जेक्टिव याद करके पास कर जाएंगे, तो नहीं होगा। आप लोगों को जो है अभी से तैयारी करना है और अभी से दिन रात एक कर देना है। दोस्तों अभी से दिन रात एक कर देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेली पढ़ो यूट्यूब चैनल देखने से हो जाएगा, आपको पढ़ना भी है, पूरे किताब को पढ़ना है। एक किताब को कम से कम 4-5 बार पढ़ जाना है, तब जा करके जो है आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा और बिहार बोर्ड में जो है अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। आप जहां भी पढ़ रहे हैं उस टीचर से अच्छा पढ़िए, समझिए। जो चीज़ नहीं समझ में आता है 1 से 2 बार पूछिए, तभी जा करके आपको जो है बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लिए 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग देखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब क्योंकि कहता है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है। प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है, इनमें से सभी उत्तर सही है। आप लोग को इतना समय दे रहे, इतना समय आपको यूट्यूब पर कोई भी ऑब्जेक्टिव सेशन में नहीं दिया जाएगा। दोस्तों चलिए इसका सही आंसर हम जो लगा देते हैं, 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें 7 रंग पहले से मौजूद है, इसीलिए 7 रंग पर्दे पर देखे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि। 43 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ऊपर का वायु काफ़ी हल्का होता है। तीसरा ऑप्शन है सूर्य की किरणें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन 43। चलिए बेटा उड़ा दो इसको भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर पढ़े हैं आप लोग तो निश्चित रूप लोगों को आपको पता होगा कि प्रकाश जो है वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत पर अंधेरा मालूम क्यों पड़ता है, प्रकाश क्यों नहीं पता चलता है। चलिए 42 मिनट हो गया है। चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिस कारण ऊपरी परत अंधेरा मालूम पड़ता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 44 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। यानी मोटर वाहन चलाने के लिए किसको लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन ए में है जो वर्णांध है यानी अंधे हैं, जो वर्णांध यानी अंधे नहीं हैं, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। मोटर वाहन यानी गाड़ी चलाने के लाइसेंस किसको नहीं दिया जा सकता है, किसको लाइसेंस नहीं बनाया जाता, किसका लाइसेंस नहीं बनता है। जो अंधे है उसका, जो अंधे नहीं है उसका, या दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका तो ऑप्शन सब लगा देंगे दोस्तों, जो नहीं पढ़ा वो भी लगा देंगे, जो पढ़ा है वो भी लगा देगा। अब देखिए गाड़ी चलाने के, मोटर वाहन चलाने के लाइसेंस के बारे में बात हो रहा है, तो जो अंधे है वो तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो उसको लाइसेंस तो नहीं दिया जाएगा। तो जो अंधे है, पहला ऑप्शन सही, जो वर्णांध यानी अंधे नहीं है उसको लाइसेंस दिया जाता है, और जो अंधे उसको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन था मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो जो अंधे होंगे उसको नहीं दिया जाएगा, और जो वर्णांध यानी अंधे नहीं होंगे उसको लाइसेंस दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन जो ग्रीन में हो वह सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 45, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। चलिए ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, बैगनी। लाल, पीला, नीला, बैगनी। क्वेश्चन है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश का प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है।
जो सूक्ष्म कण होते हैं जिसको आँख से हम नहीं देख सकते हैं, वह कौन से प्रकाश के रंग को प्रकीर्णन अधिक करता है? लाल, पीला, नीला, बैंगनी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीला। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? 46 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए, ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है कमेंट कीजिए। जय महाकाल का नाम लेके कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं 46 नंबर क्वेश्चन का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। चलिए तो क्वेश्चन देख लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है दोस्तों, स्पेक्ट्रम मैट्रिक में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़े होइएगा। अगर कोई भी टीचर आप लोगों को पढ़ाया होगा तो स्पेक्ट्रम के बारे में निश्चित रूप से विस्तार से समझाए होंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रिज्म सही आंसर हो जाएगा, ग्रीन कर दिए, देख लिए आंसर, ग्रीन हो गया, प्रिज्म सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अवनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? 48 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? एरिस द्वारा, परितारिका द्वारा, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इतना सही, इतना समय और इतना सही आप लोग को दे रहे हैं, तभी आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। जो भी मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं इस बार, उसके पास तो ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए, ताकि उसका भी प्रिपरेशन अच्छा से हो सके और वो भी जो है अच्छा नंबर से पास कर पाए। 48 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए इसका ऑप्शन सही बता दीजिए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन है समंजन क्षमता, जरा दूरदृष्टता, निकट दृष्टि और उसका है दीर्घ दृष्टि। चारों ऑप्शन आप लोगों को बता दिए, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है, जय महाकाल के नाम लेकर के ए बी सी लिख करके जो है डी तक जो है लिख करके आप जो कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही है। और उसके बाद जो भी आंसर देते हैं आप लोग जो है लिख करके रखें कॉपी में, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कितना आंसर हम सही दिए हैं, क्योंकि हम तो आंसर बता ही रहे हैं, आप उसमें मिलान करते होइएगा कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हम बता दें, 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन, समंजन क्षमता ए। अब है क्वेश्चन नंबर 50। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है? 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है? अवतल उत्तल लेंस बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता, मोतियाबिंद। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है? चलिए इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन सही बताइए क्या होगा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दूरदृष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? एकदम सिंपल है। ऑप्शन है दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर, कोई नहीं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा प्रकाश को परिवर्तित किया जा सकता है। रेटिना में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा प्रकाश को परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंबों में, इनमें से कोई नहीं। रेटिना पर जो उपस्थित कोशिका होगा प्रकाश द्वारा जो प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो वह किस चीज़ में बदल देता है? 52 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब में बदल देगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम देख लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है? नेत्रपटल, कॉर्निया, परतारिका, पुतली। 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने का किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः, इसका सही आंसर हम बता देते हैं। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने का कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? 54 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर का ए आंसर, अबिंदुकता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन सही? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम यानी कम होता है, अधिकतम यानी अधिक होता है, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम। जिसके सिर पर दो नेत्र होते हैं वो अधिक से अधिक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद, अंधापन, आँख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है, दीर्घ दृष्टि दोष। चलिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जय महाकाल का नाम लीजिए, आपको निश्चित रूप से पता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जब हो जाता है तो आंख का रंग धुंधला और दुधिया हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 57, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से कम। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में जो विच्छेदित हो जाता है, तो इसमें लाल रंग का जो प्रकाश होता है वह बहुत कम, यानी सभी रंगों से कम विच्छेदित होता है। तो सभी रंगों से कम, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है, नेत्र गोलक का लगभग व्यास कितना होता है? लगभग 4 सेंटीमीटर, लगभग 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 3.2 सेंटीमीटर, लगभग 3.8 सेंटीमीटर। हमारे पास दोस्तों 3 मिनट का समय बाकी है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, लगभग 3.2 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। चलिए तो इसका सही आंसर दोस्तों बता देते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सॉरी डी, बी हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा जो ग्रीन है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है, और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, और ऑप्शन आपके सामने है, प्रकीर्णन, विकिरण, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जय महाकाल का नाम लीजिए। क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, एक बार समझ जाइएगा तो ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, विकिरण, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन मात्र रह जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, 60 नंबर क्वेश्चन है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार बोर्ड में प्रत्येक एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले यानी जिसके आंख में अबिंदुकता होती है, अबिंदुकता होती है, उस व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस लगा होता है जिससे कि दोष का निवारण हो सके दोस्तों। चलिए जल्द से जल्द ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन है अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, इसी के साथ सेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारे पहला सेशन नहीं देखे हैं यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर का सेशन नहीं देखे तो जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक दिया हुआ है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन सेशन का देख लीजिए। और दोस्तों हिंदी का भी सारे के सारे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है। हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव आप जो है तैयारी कर सकते हैं जाकर के, 10वीं के हिंदी। अगर आपको 100 में 100 लाना है तो आप जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है। और बिहार बोर्ड 2023 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों का समावेश है। सारे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं निश्चित रूप से आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो ऑप्शन में था अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलनाकार लेंस, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म हुआ। और आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो या आप लोग को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।